हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक पर पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी के बाद के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था एटम का वो था बोर्ड्स मॉडल। लेकिन बोर्ड्स मॉडल पढ़ने के पहले हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन जानना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं थ्योरी लेक्चर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो आज का है वो वेव्स। तो वेव्स के बारे में आप लोगों ने शायद फिजिक्स में क्लास 8 या क्लास 9 में पढ़ा था। तो वेव्स होता क्या है तो आपको पता होगा, एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विथ इट इज कॉल्ड वेव। जैसे कि अगर आप तो पानी में जैसे रिवर है सब में पत्थर मारिएगा तो वेव बनता है, या हम लोग जो बोलते हैं साउंड है वो भी एक तरह से वेव बनाता है, या ओशियन में अगर तेजी से हवा चलता है तो वो भी वेव बनाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन, पाइप्स, ये सब भी क्या है, वेव बनाते हैं। तो वेव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले ये डायग्राम हम देख लेते हैं। आप लोग ने मैथ्स में साइन कर्व पढ़ा होगा, तो ये एज्यूम कर लो ये एक ऐसा वेव है जो कि साइन कर्व को फॉलो कर रहा है। तो जहां देख सकते हैं आप, ये जो पीक पोर्शन है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम ट्रफ कहते हैं। इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला मिला के एक साइकिल होता है, मतलब एक वेव कंप्लीट हो गया। एक ऊपर वाला पोर्शन पूरा ले लीजिए और एक नीचे वाला पोर्शन लीजिए, तो ये मिलके एक वेव हो जाएगा या एक साइकिल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक या डिस्टेंस बिटवीन टू बॉटम उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। फिर से सुन लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स या डिस्टेंस बिटवीन टू बॉटम उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा ग्रीक सिंबल है, ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। और हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। फिर से सुन लीजिए, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम पढ़ते हैं, उस डिफिनेशन जान लेते हैं। जैसे वेवलेंथ, जो कि इसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से, तो आपको बताए थे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दूसरा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन साइकिल। तो साइकिल आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला मिलके एक वेव बनाता है, ये एक साइकिल होता है। और उसको जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर वेव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में आपको पता है, वेलोसिटी में से क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी वेव वेलोसिटी हो जाएगा, जैसे कि आपको बताए थे, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक या टू सक्सेसिव बॉटम को हम लैम्डा बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल लैम्डा अपॉन टाइम टेकन, टाइम पीरियड टी। ये फॉर्मूला भी है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। फिर है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं न्यू से, ग्रीक सिंबल है न्यू। और फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में कितना वेव बने, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हो टी सेकेंड में होता है एक साइकिल, तो एक सेकेंड में 1/t साइकिल। फिर से सुनिए, टी सेकेंड्स में एक साइकिल होता है, जैसे कि आपको दिखा देते हैं। टी सेकेंड्स में अगर होगा 1 साइकिल तो 1 सेकेंड में होगा 1/t साइकिल। तो वही है कि एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू 1/t। फिर है वेव नंबर, वो होता है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। जैसे कि आपको पता होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ को हम वेवलेंथ कहते हैं, कि लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और आपको हम ये बताए थे, थोड़ी पहले बताए थे कि लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव आता है,
लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव आता है तो 1 यूनिट डिस्टेंस में 1 बाय लैम्डा वेव आएगा। तो वही है आपको नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। और लास्ट में है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी बताए थे हमको, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और बॉटम और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। और जैसा कि आपको हम बताए थे थोड़ी देर पहले, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। बताए थे आपको हम, जो वेव वेलोसिटी होता है v इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन टी। और अभी आप पढ़े आप, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूला को इस ऊपर वाले फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा न्यू टाइम्स लैम्डा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी कि वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव होता है जिसको प्रोपगेट करने के लिए हमको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि देखिए साउंड वेव, आपको पता होगा साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए एयर या कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता। यही इसका खासियत होता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वैक्यूम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वैक्यूम में। और आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इसको इंडिकेट करते हैं c से, और वो होता है c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो पहला बता ही दिए, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दूसरा भी पता है आपको, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और वो किसके परपेंडिकुलर होते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करता है। आगे डायग्राम भी आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे दिया है, अगर ईएम वेव प्रोपगेट कर रहा है एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड एक्सिस में। इस डायरेक्शन को आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो अरेंजमेंट होता है ईएम वेव्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। ध्यान रखिएगा, जो ईएम वेव्स का जो आपको अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि वो देख सकते हैं आप, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्मिक रेज है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मैक्सिमम होता है, और रेडियो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको फॉर्मूला पढ़े थे अभी थोड़ी पहले, फॉर्मूला एक पढ़े थे अभी आप लोग कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है c, तो c इक्वल टू हो जाएगा न्यू लैम्डा। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होता है वैक्यूम में, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसलिए इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो विजिबल रीजन होता है आपको पता भी होगा, ये वो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिसको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको पता होगा वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
और ये वेवलेंथ का रेंज भी है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन, और दिया भी नीचे आपको है 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, जो वॉयलेट लाइट है उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है और जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। अब 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है, जो वेवलेंथ है विजिबल रीजन में वॉयलेट का होता है 400 नैनोमीटर और रेड का होता है 750 नैनोमीटर, उसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में भी, इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो अभी बताया था थोड़ा पहले आपको फॉर्मूला, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा, और आपको C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसमें दिया है, नैनोमीटर में, और आपको दिया हुआ है 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है वॉयलेट लाइट का, और ये फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट का। अच्छा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है आपको हर्ट्ज, HERTZ, HERTZ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, HERTZ हर्ट्ज, इसको सिंबल में करते हैं HZ, या फिर ये भी करते हैं सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स भी या हर्ट्ज भी, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये होता है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है इसी पे है कि आपको येलो रेडिएशन का वेवलेंथ दिया है और आपको वेव नंबर निकालना है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ। तो ये 1/λ हमने कैलकुलेट कर लिया, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा, C है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है एंगस्ट्रॉन में, और 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, आपने वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे वेव समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छी चीज ध्यान रखिएगा, अब तक साइंटिस्ट लोग ने यही माना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेव नेचर होता है, लेकिन जो वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है वो बहुत सारे फिनोमिनल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए पार्टिकल नेचर आया। तो देखिए थोड़ा सा इसको, कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन जैसे कि डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर लाइट ट्रेवल कर रहा और उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे बेंड कर जाएगा, मतलब अपना पाथ चेंज कर देगा, उसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। और जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है वेव्स का आपस में मिक्सिंग, आप लोग पढ़े होंगे कलर कॉम्बिनेशन, ये सब वही एक तरह से हो गया, अगर डिफरेंट कलर का वेव आपस में कंबाइन करेगा तो एक नया कलर मिल जाएगा। तो इंटरफेरेंस होता है वेव का आपस में एडिशन, वेव का आपस में मिक्सिंग, और डिफ्रैक्शन होता है अगर लाइट वेव या कोई भी वेव वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और उसको ऑब्स्टेकल मिल गया तो वो ऑब्स्टेकल के बाउंड्री पे अपना डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो ये फिनोमिनन थे, उनको वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी फिनोमिनन थे जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप पढ़िएगा, अभी इसी लेक्चर में पढ़िएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। फिर अगर मेटल कोई इलेक्ट्रॉन इमिट करे, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही पढ़ना है इसी के लेक्चर में। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे फिनोमिनन है जिनको हम वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके लिए पार्टिकल नेचर जरूरत पड़ा था। तो कुछ ऐसा फिनोमिनन थे जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर दे रहा था। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसके पोस्टुलेट्स क्या है। जो पहला पोस्टुलेट है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, वो एनर्जी इमिट करता है, ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन इमिट करेगा तो दो रेडिएशन के बीच हल्का सा टाइम होता है,
ये लगातार बिल्कुल साइमल्टेनियस नहीं होते रहता है, कंटिन्यूअस नहीं होते रहता है, थोड़ा सा ब्रेक रहता है। और ये भी है कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है तो वो रेडिएशन का जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी पैकेट जो दिया है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और उस एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम। ध्यान रखिएगा, उस एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम। और जो स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट है उसको हम कहते हैं क्वांटा। ध्यान रखिएगा, क्वांटम एक तरह से प्लूरल है और क्वांटा सिंगुलर है। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है वो क्वांटम के फॉर्म में करता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट है उसको हम क्वांटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइट के केस में, लाइट एनर्जी की, लाइट वेव के केस में क्वांटा को हम फोटोन भी कहते हैं, इसलिए बोला जाता है लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि जो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम या एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू है, और प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा h, और h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू याद रखिएगा आप लोग 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में दिया नहीं रहता है। और आपको पता है ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोटोन के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, तो उनके लिए सी क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा, जिससे न्यू को रिप्लेस कर दिए हम सी बाई लैम्डा से, तो एनर्जी क्या हो जाएगा क्वांटम का या फोटोन का, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। और तीसरा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज सम होल नंबर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH न्यू। n यहाँ पर इंटीजर है, मतलब n1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। n 1.5 नहीं हो सकता, n 2.7 नहीं हो सकता, n 4.3 नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, जिससे ये प्रूव करता है फिर से कि ये एक तरह से पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है, क्योंकि वेव नेचर रहता तो ये n कोई भी वैल्यू हो सकता था, n 1.1, 1.7, 1.8 कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपको पता है पार्टिकल हमेशा फुल नंबर में होते हैं, इंटीजर में होते हैं, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन इमिट करता है या पैकेट्स इमिट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, मतलब h न्यू हो सकता है, 2h न्यू हो सकता है, 3h न्यू हो सकता है, 4h न्यू हो सकता है, लेकिन 1.5h न्यू नहीं होगा, 1.7h न्यू नहीं होगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये प्रूफ करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि अगर ये वेव नेचर होता तो रेडिएशन का कोई भी वैल्यू पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली दिखा गया है कि रेडिएशन का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स उस रेडिएशन दिया हुआ है, तो आपको भी फॉर्मूला पढ़े, E इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, NH न्यू। अच्छा, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम, और कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दो आप, E इक्वल टू NH न्यू, आपको ये आंसर आ जाएगा। ये किलो जूल में आंसर है, यानी कि जो फाइनली आंसर जूल में आएगा उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। E इक्वल टू NH न्यू यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, पहले एक फोटोन का निकाला है, फिर 1 मोल को निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बल्ब है जिसका वोल्टेज है 100 और वो रेडिएशन इमिट कर रहा है जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो आप लोग फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, आप लोग फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो एनर्जी होता है वो होता है पावर इनटू टाइम, और वही एनर्जी यहाँ पर होता है NHc अपॉन लैम्डा। पावर आपको दिया 100 वॉट, टाइम दिया आपको पर सेकंड यानी कि टी कर दिया 1 सेकंड, इन आपको कैलकुलेट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर माइनस नैनोमीटर। तो सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा।
अब है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखिए क्या होता है कि जब कोई हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो आपको पता है कोई भी सब्सटेंस किसका बना होता है, एटम का। तो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो एनर्जी किसको मिलता है, एटम को मिलता है। तो जो एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी में जाते हैं। मतलब हम क्या हुआ, हम जितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एटम उतना ही हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यही यहाँ पर now as heating is continued, more and more energy is being absorbed by atoms and they emit radiation of higher and higher frequency। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जब ज्यादा हॉट होगा तो अपना एनर्जी भी लूज करेगा, और जितना, इसका मतलब है जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी इमिट भी करेगा। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी इमिट भी करेगा। आपको पता है, अभी पढ़े थे E = NH न्यू, तो E ज्यादा होगा तो न्यू भी ज्यादा होगा। तो मतलब अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कम एनर्जी इमिट करेगा, और कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम एब्जॉर्ब कर रहा है। और अभी बताए थे आपको वेव की ओर कि वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम, और रेड का वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। अगर रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो रेड लाइट का दिखता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो सबसे पहले उसको इमिट करेगा। तो पहले रेड लाइट, फिर येलो और सो ऑन। मतलब क्या है कि पहले कम रेडिएशन वाला फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा और बाद में ज्यादा रेडिएशन वाला फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक बॉडी के लिए इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ प्लॉट किया गया था। मतलब लैम्डा वही है, वेवलेंथ है रेडिएशन का जो इमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी, और T1 T2 तो डिफरेंट टेम्परेचर है, और यहाँ पे T2 T1 से ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर वेव नेचर का हम बात करें तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होता है उतना ही ज्यादा एनर्जी होता है रेडिएशन का। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर जितना ज्यादा इंटेंसिटी है उतना ही ज्यादा एनर्जी है। तो अगर हम वेव नेचर का बात करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए था। लैम्डा इधर देख रहे हैं, लैम्डा कम हो रहा है, लैम्डा कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, इसलिए इंटेंसिटी भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इस ग्राफ को देखिए, एक्चुअली में तो वेवलेंथ कम हो रहा है तो एनर्जी, तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, इसको मान लेते हैं लैम्डा मैक्स मान लेते हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इंटेंसिटी कम होते गया। और इस फिनोमिनन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये हमारे सिलेबस के बाहर है, बस टर्म याद रखिएगा, इसको हम, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रोफ। अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रोफ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों कम हो गया। जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कम हो गया, इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो एक तरह से पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। क्योंकि वेव नेचर को फॉलो करते हैं तो एक तरह से जितना कम वेवलेंथ इंटेंसिटी उतना ज्यादा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद इंटेंसिटी घटने लगा, जिसको पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है ये, जैसे आपको NTSC, जेईई मेंस, KVPY सब में कई बार आते रहता है। अब पढ़ेंगे आज का लास्ट लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका बेसिक आइडिया आप लोग होगा भी, तो देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। तो होता क्या है, कोई भी लाइट है वो मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, और ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। हो सकता है आप 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता देते हैं। मान लीजिए ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है
तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं जाएगा, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और उस एनर्जी को कहते हैं, हम ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या होता है, मिनिमम कितना एनर्जी दे कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। और इस टॉपिक में आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं हम वर्क फंक्शन को, जिसको इंडिकेट करते हैं W नॉट से। W नॉट होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे मेटल को ताकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर हम कम एनर्जी देंगे तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट रखेगा और एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ जो रेडिएशन है, यहाँ पे लाइट रेडिएशन, वहां हम एज्यूम कर रहे हैं इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है और मेटल प्लेट है इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। और देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट में मूव करेगा, जिसके चलते करंट फ्लो करेगा। और जो करंट फ्लो करेगा उससे मैग्नीट्यूड हम एमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मेटल प्लेट पे सनलाइट पड़े और सनलाइट के बाद सफिशिएंट एनर्जी हो तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, जिससे करंट जनरेट होगा। अच्छा, एक चीज और बताए थे यहाँ पर हमको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है। कई बार क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, हम क्या करते हैं, हम टर्मिनल को चेंज कर दें। टर्मिनल को चेंज कर दें मतलब अगर बाई चांस इसको हम नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इनके बीच रिपल्सन होगा। तो होता क्या है, इनिशियली हम जब पोलैरिटी चेंज करके वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए इनिशियली 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन मेटल यूज कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा तो वो यहां तक रीच कर जाएगा, मतलब इस मेटल यहां तक रीच कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 2 वोल्ट करते जाएं, 3 वोल्ट करते जाएं, 4 वोल्ट करते जाएं, और मान लीजिए हम 5 वोल्ट कर दिए, जैसे जैसे मतलब नेगेटिव का पोलैरिटी हम बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियस नेगेटिव का पोलैरिटी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी नेगेटिव है, इनके बीच रिपल्सन बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा वैल्यू आएगा वोल्टेज का जिसपे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा ड्यू टू रिपल्सन, और उस जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा तो ऑब्वियस करंट नहीं फ्लो करेगा और वहां पे आई हो जाएगा 0। तो उस पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं V0 से, और वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, आ जाता है कई बार एग्जाम में, ध्यान रखिए, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो होता है इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मान लो 5 जूल है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा एनर्जी होता है Q इंटू V। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 5 जूल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए। हम पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है वो चेंज नहीं करेगा। ये भी एक तरह से अभी बताया था आपको, वॉलेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर। वेव नेचर बोलता है कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, लेकिन यहाँ पर ये रूल को फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वेव नेचर बेस्ड नहीं है। क्योंकि अगर वेव नेचर बेस्ड होता तो इंटेंसिटी बढ़ाते तो एनर्जी लाइट का बढ़ता। दूसरा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। ध्यान रखिएगा, अभी बताते हैं हम आपको। हम आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर अब ये सोच सकते हो कि अगर रेडिएशन की एनर्जी है 100 जूल और वर्क फंक्शन है मेटल का 80 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 - 20 और फोटो इलेक्ट्रॉन
20 जूल हो जाएगा। फिर से सुन लो, रेडिएशन की एनर्जी 100 जूल, मेटल का वर्क फंक्शन 80 जूल, तो फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 20 जूल। तो ये 100 जूल जो है वो लाइट का एनर्जी है, वो डिपेंड करता है एच न्यू पे। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा लाइट का एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा, तो वही दे रहा है। तो आप देख सकते हो ये जितना ज्यादा, ये तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, और डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो डिफरेंस है क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। वही चीज दिया हुआ है। हाँ, और वही चीज एक चीज और देख लीजिए आप, जो 80 जूल है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं न्यू नॉट से, और वो न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर मेटल का वर्क फंक्शन 80 जूल है और हमने सप्लाई किया 79 जूल, तो ऑब्वियस है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए मिनिमम 80 जूल होना चाहिए। तो उसी मिनिमम 80 जूल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा एच न्यू, और न्यू यहाँ इंडिकेट करते हैं न्यू नॉट से, उसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हम कह सकते हैं C इक्वल टू न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बात करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यानी कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, frequency should be greater than equal to threshold frequency and wavelength should be less than equal to threshold wavelength। और जो थर्ड पॉइंट है वही चीज है कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है मेटल पे वैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इस दोनों प्रोसेस में कोई टाइम लैग नहीं होता। ध्यान रखिएगा होता क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, फोटोन मेटल पे स्ट्राइक कर देता है जिसके चलते फोटोन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और अगर सफिशिएंट एनर्जी हो तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। आई वही चीज है बनाए थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और आई आपको पढ़ा होगा फिजिक्स पढ़े होगे, Q इक्वल टू होता है IT। आई क्या हो जाएगा Q बाई T, और आपको पता है Q होता है चार्ज, Q चार्ज होता है। तो Q इक्वल टू क्या दिया आपको देख सकते हो, Q इक्वल टू N ही है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखिएगा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है I इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो यही तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं, और करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा, और करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब वही जो आपको हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का होता है लाइट का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बता चुके आपको हम, एच न्यू है लाइट का एनर्जी, एच न्यू नॉट क्या है, वही न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एच न्यू नॉट है वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट होता है एच न्यू नॉट। अच्छा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। वी क्या है स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ई स्क्वायर। एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको हम कॉमन ले लिए। अच्छा न्यू का लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट का लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा नॉट। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे एक तरह से, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। और यहाँ पे न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 1.68 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर मोल।
और आपको मिनिमम एनर्जी निकालना है। तो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, यानी कि फोटॉन्स के लिए, कि अगर वेवलेंथ दिया रहे नैनोमीटर में, तो जो एनर्जी होता है फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो होता है 1240 बाय लैम्डा, और लैम्डा किस में होगा? नैनोमीटर में। फिर से सुन लीजिए, अगर एनर्जी निकालना है फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में दिया रहे, तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का यूनिट है, और उसका वैल्यू याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन का, पर मोल दिया था, तो उसको हम पर एटम में यहाँ कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, डिवाइड कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया। काइनेटिक एनर्जी मिल गया किस में? जूल पर एटम में। उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही बताते कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से डिवाइड करके। तो डिवाइड कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या मिल गया? 1.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? फोटो इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, आपको फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर में, तो ये फॉर्मूला जो हम बताए हैं अभी आपको, उसको यूज करेंगे, तो एनर्जी मिल जाएगा फोटोन का 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे वो क्या मिल जाएगा? इस सबको मिल जाएगा वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मिल गया, और वर्क फंक्शन किस में मिला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल में कन्वर्ट कर दो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन का, और आपको लाइट का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो पता है आपको फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू दिया है फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट दिया है, वैल्यू पुट कर दो, इससे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। हाँ, अगर वेलोसिटी पूछता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम ये फॉर्मूला इक्वेट करते हैं हाफ mv स्क्वायर से, और मास पता है इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। लास्ट में ग्राफ है जो कि आपको समझाए थे, उसी के बारे में है। आपको पता होगा, जैसे कि पता होगा, ये मैथ्स है, ये मैथ्स आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ग्राफ दिया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो आपको पता हो, इक्वेशन बता चुके हैं आपको हम। काइनेटिक एनर्जी होता है h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, आप देख सकते हो, mx प्लस c। तो ये कांस्टेंट, ये देख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये c यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट है, और x एक्सिस पे क्या है? लाइट का फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको x है, और m क्या है? स्लोप। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थीटा मान लेते हैं, तो h यहाँ पे स्लोप है, तो tan थीटा इक्वल टू h। ध्यान रखिएगा, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यही ग्राफ है। तो आप देख सकते हो ग्राफ के अनुसार फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ेगा। अच्छा, और आपको यही पता था, बताए थे, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता लाइट का। सिमिलरली जो करंट है वो आपको लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए कांस्टेंट रहेगा। और यही बताए थे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। तो इसमें जो असाइनमेंट अटैच होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट्स होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।